नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि आज से 7 बजे आपको एक क्लास मिलेगी और मैं अपने वादे के अनुसार आ गया हूं। बस अब आपको भी मेरा सहयोग करना है और डेली का डेली 7 बजे आपको आना है और एक क्लास आपको मिलेगी। उसको यहाँ पर क्लास पढ़ना है, फिर घर में अपनी जो भी बुक हो आपकी उससे आपको प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। मैं आपको यहाँ से रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना आपको ही पड़ेगा। तो अगर आपको लेखपाल निकालना है, और मैंने क्या कहा था आपसे, लेखपाल 2021 मैथ्स में टारगेट 25 में 25 और 25 में 25 आप करेंगे। धैर्य बनाए रखिए, एक एक स्टेप मेरे साथ चलिए। आज ये पहली क्लास है, मैं पहली क्लास लेकर के आया हूं आप सबके लिए और बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे। मैथ पूरी शुरू से शुरू करके लास्ट तक चलेंगे और आपको एक एक चीज मैं क्लियर कराता हुआ आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर पहली क्लास में लेकर के आया हूं संख्या पद्धति। नंबर्स के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। नंबर्स का ये नंबर सिस्टम जो है, यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं इनका यूज पूरी मैथ में है और पूरी मैथ में आपको, क्योंकि अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको नंबर्स के बारे में पता होना जरूरी है। आपको नंबर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो सीखना पड़ेगा, अगर जानते हैं तो प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी, इसे अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना नंबर्स के मैथ जीरो है, कुछ भी नहीं है और जीरो भी एक नंबर ही है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहली क्लास है संख्या पद्धति। यहाँ पर इसका नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम क्यों इसका नाम दिया गया है? क्योंकि नंबर्स का एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम को आपको इस क्लास में समझना है। अगर नंबर की बात की जाए, संख्याओं की बात की जाए, तो संख्या क्या होती है? अंकों से संख्या बनती है। मतलब अंक का मतलब होता है डिजिट, और डिजिट से क्या बनता है? नंबर बनता है। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होंगी? संख्याएं दो प्रकार की होती है। पहली संख्या होगी वास्तविक संख्या, दूसरा प्रकार है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को आयोटा से दर्शाते हैं। मतलब ये आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन इतना बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए कि काल्पनिक संख्या ऐसी संख्याएं हैं जिनकी केवल कल्पना की जा सकती है। ये एक्चुअल में हो नहीं सकती हैं या फिर नहीं है, ऐसा आप मान सकते हैं, लेकिन इनकी कल्पना की गई है और कल्पना है, इसीलिए इसे काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं और इसे आयोटा से दर्शाते हैं। आयोटा कुछ ऐसे आई जैसा बनता है और इसे आयोटा से दर्शाया जाता है। अब काल्पनिक संख्या आप कहेंगे किसे? जैसे मान लीजिए रूट के अंदर आ जाए -3, या रूट के अंदर आ जाए -4, रूट के अंदर -6। अगर रूट के अंदर माइनस लगा हुआ है तो यह कैसी संख्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या हो जाएगी, क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। लेकिन यह कल्पना की गई है कि हो सकता है कि किसी संख्या का स्क्वायर माइनस होता हो, ऐसी कल्पना की गई है, इसीलिए इसे काल्पनिक नंबर कहा जाता है। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होंगी? अगर रूट के अंदर माइनस लगा आपको कभी भी दिख जाए तो ऐसी संख्याएं काल्पनिक संख्या कहलाएंगी। पहला पॉइंट है। आप मेरे साथ यहाँ पर नोट्स भी बनाते चलिए मैथ्स की, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो रिवीजन में आपको प्रॉब्लम होगी। ऐसे अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आप एक एक चीज क्लियर करते चलेंगे और घर में भी आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको अपनी बुक से पढ़ना है, वहां से सॉल्यूशन आपको क्वेश्चंस का करना है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, कोई प्रश्न नहीं समझ में आता है, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर आप मुझे क्वेश्चंस अपने भेज सकते हैं और कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, जिनका मैं अगली वीडियो में या फिर आपको पर्सनली उनका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो काल्पनिक संख्याएं इस तरह से होंगी, इन्हें आयोटा से दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहली वास्तविक संख्या कैसी होती है? परिमेय संख्याएं। दूसरा टाइप क्या होता है? अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें a/b के रूप में लिखा जा सकता है, या फिर कोई भी पूर्ण संख्या हो, वह परिमेय संख्या होती है। अगर कोई भी संख्या ऐसी है जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी a/b के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे कि आप ये मान सकते हैं कि √3,
अगर आप √3 का मान निकालने चलें तो ये कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, इसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है ना। दूसरी अपरिमेय संख्या जैसे पाई, पाई का अगर आप मान निकालने चलें, आपने कहीं पर भी पढ़ा होगा, हो सकता है पढ़ा हो कि पाई का मान कभी भी नहीं निकाला जा सका है। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है, फिर भी इसका मान नहीं निकला है अभी तक। किसी किसी ने प्रयास किया है, बहुत ज्यादा अंकों तक, काफी ज्यादा डीप में इसका मान निकाला है, बहुत ज्यादा अंकों तक, फिर भी अभी तक पाई का एग्जैक्ट वैल्यू किसी को भी नहीं पता है। तो यह कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। और इसी तरीके से आप किसी भी ऐसी संख्या को मान सकते हैं जिसका आप रूट बना लें या क्यूब रूट बना लें, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो या परफेक्ट क्यूब ना हो, और क्रमशः मतलब चलती रहे, सतत चलती रहे दशमलव के बाद, जिसका रिपीटेशन होता रहे, यानी वो भिन्न के रूप में न लिखी जा सके। तो ऐसी संख्याएं क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब परिमेय संख्या में भी 2-3 पार्ट हैं, इनको भी आपको अच्छे से समझना है। परिमेय संख्या का पहला बिंदु क्या है, भिन्न पूर्णांक। परिमेय संख्या को 2 पार्टों में बांटा गया है। पहला पार्ट है पूर्णांक और दूसरा पार्ट है भिन्न। भिन्न का मतलब अभी मैंने जैसे आपको बताया कि a/b के रूप में लिखा जा सके, वही क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर आप 5 को लिखते हैं तो 5 भी तो 5/1 a/b लिखा जा सकता है, इसीलिए यह भी एक परिमेय संख्या होगी। तो पूर्णांक यहाँ पर है और दूसरा है भिन्न। भिन्न का मतलब है कि किसी भी संख्या को a/b के रूप में लिखना ही भिन्न है, भिन्नात्मक संख्या है। जैसे कि 4/3, 5/7, ये सारी संख्याएं क्या हैं, भिन्न हैं। ऐसी अगर संख्या आपको दिख रही है तो ये भिन्नात्मक संख्याएं हैं। अगर पूर्णांक संख्याओं की बात करी जाए तो पूर्णांक संख्याएं भी 3 पार्टों में डिवाइड की गई हैं। पहला पार्ट है धनात्मक पूर्णांक, इसके बाद आता है ऋणात्मक पूर्णांक, और तीसरा पार्ट है शून्य। ये सारे पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। और शून्य क्या करता है, शून्य इनके दोनों के बीच में, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के बीच में एक सेतु का कार्य करता है, यानी कि एक पुल का कार्य करता है। इन दोनों के बीच में ये इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि इन दोनों को अलग करने का काम करता है। पूर्णांक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य, इन सब को मिला करके ये पूर्णांक बना हुआ है। जैसे कि इन्फिनाइट से चलेंगे, माइनस के इन्फिनाइट से यहाँ पर चलते चलेंगे, -3, -2, -1, फिर इसके बाद 0, फिर उसके बाद 1, 2, ऐसे ही इन्फिनाइट तक। तो ये वाली संख्या टोटल अगर इन सबको देखेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा, पूर्णांक कहा जाएगा। इसे आप बिल्कुल ही नोट कर लीजिए। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य, इन सब को मिला करके पूर्णांक का निर्माण होता है, यानी पूर्णांक संख्याएं ये सारी मिला करके कही जाती हैं। अब अगर यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, ये -1 से लेकर के माइनस का जो इन्फिनाइट है वहां तक ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। ऋणात्मक पूर्णांक निगेटिव वाला पार्ट हो जाएगा। अगर धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो इस धनात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक संख्याएं भी कहा जाता है। इस धनात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक संख्याएं भी बोला जाता है। और प्राकृतिक संख्याएं या धनात्मक पूर्णांक 1 से शुरू होकर के 2, 3, 4 इन्फिनाइट तक रहती हैं। यानी अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो ये क्या होंगी, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही चलती जाएंगी इन्फिनाइट तक, इन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। और ऋणात्मक पूर्णांक मैंने आपको बता दिया है कि यहां से -1 से -इन्फिनाइट तक होगा। शून्य आप सबको पता ही है कि 0 यानी शून्य को ही शून्य कहा जाता है। और अगर
प्राकृतिक संख्याएं और शून्य को मिला दिया जाए दोनों को, तो 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 ऐसे करके इन्फिनाइट तक, तब इसे क्या कहा जाएगा, इसे बोला जाएगा पूर्ण संख्याएं। यहां पर अंतर समझ लीजिए पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं का। पूर्णांक में निगेटिव यानी धनात्मक पूर्णांक के साथ साथ ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य सभी मिले हुए होते हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में केवल और केवल 0 1 2 3 यानी 0 और धनात्मक पूर्णांक मिला होता है, इसमें ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया है पूर्ण संख्याएं, ये हो गया है प्राकृतिक या धनात्मक पूर्णांक, और ये हो गया है आपका ऋणात्मक पूर्णांक। इतना आप समझ चुके होंगे। अगर आप इतना समझ चुके हैं तो इसे आप नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा और इसमें आपको प्राकृतिक संख्याओं का दर्शन देता हूं कि प्राकृतिक संख्याओं के कितने पार्ट हो सकते हैं और किस किस तरह से लैंग्वेज क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे और आपको कैसे उसका सलूशन करना है। चलिए, बात कर लेते हैं धनात्मक पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याओं की। इनको बांटा जाता है 4 प्रकार में, 4 भागों में इन्हें डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट इसका होगा सम संख्याएं, दूसरा पार्ट होगा विषम संख्याएं, तीसरा पार्ट इसका है विभाज्य या भाज्य संख्याएं, और लास्ट पार्ट इसका क्या है, अभाज्य संख्याएं। इन सब में आपको अंतर समझना है और यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, यहीं से आपके प्रश्न आएंगे। इन्हें ही आपको बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझना है एक एक स्टेप करके। सम संख्याओं का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक सम हो वही सम संख्या होंगी। और कैसे पता चलेगा कि इकाई का अंक सम है या नहीं है, कोई भी ऐसी संख्या या कोई भी ऐसा अंक जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए वही क्या हो जाएगा, सम संख्याएं हो जाएंगी। अब यहां पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या अगर 2 से विभाजित हो रही है, जैसे 16 है, 16 आप देखेंगे कि ये 2 से विभाजित हो रही है या नहीं, 2 से विभाजित हो रही है, सम संख्या है। तो आपको पूरी संख्या को विभाजित करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये इकाई का अंक देखना है कि इकाई का अंक अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या सम संख्या होगी। क्योंकि अगर आपके सामने कोई इतनी बड़ी संख्या रख दे तब आप पूरी संख्या को विभाजित करके नहीं देखना है, आपको केवल और केवल इकाई के अंक की तरफ नजर आपको डालनी है। अगर इकाई का अंक आपका 2 से विभाजित होने वाला है तो यह संख्या सम संख्या हो जाएगी। अब देखिए, सम संख्या ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं पूरी तरीके से, 2 से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या क्या है, सम संख्याएं हैं। और इन्हें चेक कैसे करना है, इकाई का अंक 2 से विभाजित करके देखना है। अगर पूछा जाए आपसे या फिर आपको बोला जाए कि क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं, तो क्रमागत सम संख्याएं ऐसी सम संख्याएं जो क्रम से लगी हुई हों। अगर क्रम से लगी हुई हैं तो वही क्या हो जाएंगी, क्रमागत सम संख्याएं। जैसे कि 2 4 6 8 10 ऐसे ही चलता जाएगा आपका इन्फिनाइट तक। तो क्रमागत सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो क्रम से लगी हों और सम हो, वही आपकी क्रमागत सम संख्याएं होंगी। यहां पर मैं लिख देता हूं क्रमागत सम संख्या। अब बात कर लेते हैं विषम संख्याओं की।
तो जैसे यहां पर है कि 2 से पूरी तरह विभाजित होने वाली, विषम संख्याओं में होगा कि किसी भी स्थिति में 2 से पूरी तरीके से विभाजित ना हो रही हो ऐसी संख्या विषम संख्या कहलाएगी। मतलब ऐसी संख्या आपको बता देनी है जो 2 से विभाजित नहीं हो रही हो, वही विषम संख्या कहलाएगी। और अगर क्रमागत विषम संख्या की बात की जाए तो वो क्या हो जाएंगी, 1, 3, 5, 7, 9, यहां से इन्फिनाइट तक। अब आप देखेंगे कि किन्हीं दो क्रमागत सम संख्याओं या फिर किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच में अंतर क्या होता है, तो इनके बीच का अंतर आप निकालेंगे। 4 में 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 3 में 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, यानी 3 में 1 घट जाएगा तो 2 आएगा। यहां से आप देखेंगे कि किन्हीं भी दो क्रमागत सम या दो क्रमागत विषम संख्याओं के मध्य में 2 का अंतर होता है। अब आगे बात करते हैं, यह रही आपकी विषम संख्याएं, ये रही आपकी क्रमागत सम संख्याएं। अब यहां पर भाज्य संख्याओं की बात कर लेते हैं। भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्याएं भी कहा जाता है। भाज्य संख्याओं को एक नाम और क्या दिया जाता है, यौगिक संख्याएं। और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि किन्हीं भी 2, 3 या 4 मतलब अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से बनी हुई संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याओं को गुणा किया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा यौगिक, यौगिक में क्या होता है, कुछ पदार्थ मिले हुए होते हैं। तो ऐसे ही भाज्य संख्याओं में कुछ अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, जैसे 2 और 3 का गुणा कर दिया जाए तो कितना आएगा, 6, 8, 15, 20, 25, ये सारी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों वो संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। जैसे आप 6 के गुणनखंड को अगर निकालें तो 6 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 1, 6, 2, 3, 1 भी है, 6 भी है, 2 भी है, 3 भी है। 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं तो ऐसी संख्या क्या होगी, भाज्य संख्याएं या फिर यौगिक संख्याएं कहलाएंगी। अब यहां पर अभाज्य संख्याओं की अगर बात की जाए तो ऐसी संख्याएं जो विभाजित न हो रही हो किसी भी संख्या से, इनके केवल और केवल 2 गुणनखंड ही होते हैं। एक तो वह संख्या स्वयं और दूसरी एक। एक तो वह संख्या स्वयं होगी जिसका गुणनखंड निकालना होगा, यानी जो संख्या दी जाएगी, और दूसरी होगी एक। इन दो के अलावा कोई भी अगर गुणनखंड नहीं हो रहा है तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पर 3 की बात कर ली जाए, 2 की बात कर ली जाए, 5 की बात कर ली जाए, ये सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अगर क्रमागत अभाज्य संख्याओं की बात की जाए तो यहाँ पर 2, 3, 5, 7 और 9 नहीं होगी। 9 अभाज्य संख्या नहीं होगी क्योंकि 9 3 से विभाजित हो जाती है। अभाज्य संख्या की कंडीशन क्या है कि स्वयं से या फिर केवल और केवल 1 से विभाजित हो रही हो। जैसे अगर 2 का गुणनखंड किया जाए तो 2 गुणे 1 होगा, 3 का किया जाए अगर यहाँ से 3 का गुणनखंड किया जाए तो 3 गुणे 1 होगा, या तो 3 इसका एक गुणनखंड है या फिर 1 इसका गुणनखंड है। तो अगर आपसे प्रश्न में ये भी पूछ लिया जाए कि अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनफल होते हैं या कितने गुणनखंड होते हैं, तो कितने गुणनखंड होंगे अभाज्य संख्याओं के, 2 गुणनखंड होंगे, ठीक है। और अभाज्य संख्याएं केवल स्वयं और एक, यही 2 इनके गुणनखंड होंगे। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में भी आपने समझा। अब मुझे ये बताइए कि एक क्या है, एक भाज्य संख्या में आएगा या अभाज्य संख्या में आएगा। तो इन्हें आप स्टार बना के कुछ पॉइंट लिख लीजिए, स्टार बनाइए और कुछ पॉइंट अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। पहला पॉइंट आपको यह लिखना है कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। यह पहला पॉइंट आपको लिखना है कि एक ना ही भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या है।
दूसरा पॉइंट आपको लिखना है जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो पॉइंट ये है, वो पॉइंट मैं अब इसको साफ कर रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, यहां पर मैं पॉइंट नीचे लिख देता हूं, ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। दो, एक पॉइंट यहां पर बनाना है कि दो एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। अगर आप अभाज्य संख्या लिखते हैं तो कहां से स्टार्ट करते हैं? दो से। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और इसी तरीके से आगे 15 भी नहीं होगा यहाँ पर, 17, 19, इसी तरह से आगे 23 बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है? दो से। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सारी की सारी कैसी हैं? विषम अभाज्य संख्याएं हैं। ये जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं दो को छोड़ करके वो सारी विषम संख्याएं हैं। तो इसे आपको पॉइंट बना करके लिखना है, स्टार बना करके नोट करना है। दो एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है, बाकी सारी विषम संख्याएं हैं। तो यहां पर आपने इस पॉइंट को भी नोट कर लिया है, ठीक है। अब यहां पर एक दो पॉइंट और हैं जो आपको समझने। अगर आपको यह बोल दिया जाए कि अभाज्य जोड़ा क्या होता है, अभाज्य जोड़ा, अभाज्य जोड़े के बारे में बात करेंगे। अगर दो ऐसी अभाज्य संख्याएं आपको दिख रही हैं जिनके बीच में केवल और केवल एक भाज्य संख्या हो या विभाज्य संख्या हो तो वो अभाज्य जोड़ा होगा। जैसे कि बात करते हैं 3 और 5 के। 3 और 5 क्या है? एक अभाज्य जोड़ा है। 3 और 5 एक अभाज्य जोड़ा है क्योंकि इसके बीच में केवल एक 4 ही है जो भाज्य संख्या है। आगे बात करेंगे 5 और 7 की, तो 5 और 7 भी क्या है? एक अभाज्य जोड़ा है क्योंकि इसके बीच में 6 एक भाज्य संख्या है। अगर यहां पर बात करें 7 और 11 की, तो क्या ये एक अभाज्य जोड़ा है या नहीं है, ये हमें आप बताइए। देखिए यहां पर इनके 7 और 11, 7 के बाद 9 अभाज्य संख्या तो है नहीं, तो 7 और 11 में बीच में कितनी भाज्य संख्या है? 8 और 10। तो यहां पर यह संख्या कैसी होगी? अभाज्य जोड़ा नहीं होगी। ये दोनों अभाज्य संख्याएं तो होंगी लेकिन अभाज्य जोड़ा नहीं होंगी, ठीक है। अब इसके बाद आपने ये समझा कि अभाज्य जोड़ा क्या होता है। अभाज्य जोड़ा वह संख्याएं होंगी जिनके बीच में केवल और केवल एक भाज्य संख्या हो तो वो अभाज्य जोड़ा होंगी, जैसे 11 और 13, ये भी एक अभाज्य जोड़ा है। इसके बाद दूसरा जो आता है वो होता है सह अभाज्य संख्याएं। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, आपको मुझे पता है। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ये तो रहा अभाज्य जोड़ा। अभाज्य जोड़ा का मतलब मैंने आपको बताया अच्छे से। अब यहां पर बात आती है सह अभाज्य संख्याओं की। तो सह अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके बीच में एक के अलावा कोई भी कामन या कुछ भी कामन न हो, कोई भी कामन गुणनखंड न हो, केवल और केवल एक ही कामन हो। जैसे कि 6, 7। 6 और 7 को अगर इनके गुणनखंड निकाले जाएं तो इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे? 7 गुणे 1, और इसके गुणनखंड क्या होंगे? 6 गुणे 1 या फिर 2 गुणे 3। ये इसके दो गुणनखंड, इसके 4 गुणनखंड होंगे, इसके 2 गुणनखंड होंगे। अगर इनके बीच में कॉमन गुणनखंड देखा जाए, कॉमन फैक्टर क्या है? 1 और 1, तो ऐसी संख्याएं क्या हो जाएंगी? सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। इन संख्याओं को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इनके जो मासा होता है, इनके बीच का महत्तम समापवर्त 1 होना चाहिए।
है ना। तो ऐसी संख्याएं क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। एक और देख लेते हैं, जैसे कि 15 है और 16, 15 और 16 या फिर 15 और 8, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 15 16 ले लीजिए, 15 8 ले लीजिए, ये कैसी संख्या होंगी, सह अभाज्य संख्याएं। क्योंकि इसके अगर गुणनखंड किए जाएंगे तो क्या निकल करके आएंगी, 8 गुणे 1, 4 गुणे 2, और अगर इसके गुणनखंड किए जाए तो 15 गुणे 1, 3 गुणे 5। अब यहां पर कॉमन फैक्टर देखेंगे क्या है, दोनों में एक एक ही कॉमन है, केवल एक ऐसा एकमात्र गुणनखंड है जो दोनों में कॉमन है, एक और एक। तो ऐसी संख्याएं जिनके बीच का कॉमन फैक्टर जो है, कॉमन गुणनखंड है, वो एक ही हो, तो वो संख्याएं क्या होंगी, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और अभाज्य जोड़ा क्या होगा, अभाज्य जोड़े में दोनों की दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए और उन अभाज्य संख्याओं के बीच में केवल एक संख्या होनी चाहिए, तब जाके वो अभाज्य जोड़ा कहलाएगा। और सह अभाज्य संख्या में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, केवल ये है कि इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर है, यानी इनके बीच का जो गुणनखंड है, वो कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, इतनी चीजें आपने समझ ली हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि संख्या क्या है और नंबर का सिस्टम क्या है, संख्या और संख्या की पद्धतियां क्या हैं, ये सारी चीजें आपने अच्छे से समझी होंगी। अब आपको आना है कहां पे, प्रश्नों पे। तो सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं से पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न। तो प्राकृतिक संख्याओं के योग से पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न देखे जाएंगे। पहला टाइप जो आपको यहां पर पढ़ना है वो क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के योग से पूछे जाने वाले प्रश्न। यहां पर आपको बताया जाएगा कि कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 25 तक यहाँ पर ऐड करना है और इन सब का योग क्या होगा, सबको अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पर जोड़ करके क्या आएगा, इस तरह से आपके पास प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 अगर यहाँ पर n नंबर्स तक जोड़ा जाए, जैसे यहाँ पर 25 लिखा हुआ था, अगर n नंबर्स तक जोड़ा जाए तो आपका फार्मूला क्या होगा, n × n + 1/2, n गुणे n + 1/2, ये हो जाएगा आपका क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। इन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n × n + 1/2। अब यहां पर आपको यह फार्मूला कैसे याद करना है मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल भी इसमें आपको परेशान नहीं होना है, बस ये देखना है कि लास्ट में क्या है, कौन सा नंबर लास्ट में लिखा हुआ है वो नंबर प्लस स्टार्टिंग वाला नंबर जो शुरुआत में है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, n + 1, इसका गुणा कराया जाएगा जितने कुल नंबर होंगे। अब आपको इस n पर ध्यान नहीं देना है, अब आपको यह ध्यान देना है कि यहाँ पर कितने टोटल नंबर हैं। तो टोटल नंबर अगर ये क्रमागत 1 2 3 4 है तो जितने नंबर तक गुणा होगा उतने ही नंबर यहाँ पर होंगे, तो n हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूं तरीका, ये चाहे इन क्रमागत संख्याओं पर हो, इन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो, चाहे इन क्रमागत सम संख्याओं का योग निकालना हो, चाहे इन क्रमागत विषम संख्याओं का योग निकालना हो, सबके लिए यही काम करेगा और सबके लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। आपको कुछ भी याद इसके लिए नहीं करना पड़ेगा, बस समझना है मैं क्या समझा रहा हूं आपको, कि लास्ट में जो नंबर आपको दिख जाए वो नंबर प्लस शुरुआत में जो नंबर दिख रहा है वो नंबर, उसके बाद गुणा करना है, जितने टोटल यहाँ पर नंबर लिखे गए होंगे उनको आपको निकाल लेना है। वो आपको मैं बताऊंगा प्रश्नों के साथ कि कैसे निकालेंगे, उनको निकाल लेना है, उनसे गुणा करा के 2 से भाग कर देना है। तो बताइए अगर यहाँ पर
25 तक का योग आपको निकालना होता, तब आप क्या करते, कितना आता है आंसर यहाँ पर 25 लिखते प्लस 1 गुणे 25 बटे 2। तो 25 एक कितना हो जाएगा 26 गुणे 25 बटे 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से काट दिया जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 से गुणा करा दिया जाएगा, 13 25 65 हासिल 6, 13 दूनी 26, 26 6 32, 325 आपका आंसर आ जाएगा। और इतना ही सिंपल है, बस आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बस आपको मैं और एक दो प्रश्न बताता हूं कि आप कैसे इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, अगर यहाँ पर एक प्रश्न ऐसे दिया हुआ है, एक प्रश्न आपको ऐसे दिया जा रहा है 1 2 3 1 2 3 60 तक के नंबरों का योग, इनका योग क्या होगा, योग ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, लास्ट में लिखा हुआ नंबर 60 गुणित, चाहे प्लस पहले कर लीजिए जैसे मैंने भी आपको बताया, 60 प्लस 1 गुणित 60 बटे 2। यहाँ पर जब 1 2 3 क्रम से चल रहे हैं तो यहाँ पर अगर 60 तक जाना है तो 60 नंबर ही तो होंगे, तो यहाँ पर नंबरों की संख्या 60 लिखना है। यहाँ पर जो आपको लास्ट में जो शुरुआत में मिले वो लिखना है, 60 प्लस 1 गुणित 60 बटे 2, ये कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 61, 61 गुणित 30 कितना हो जाएगा 0, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 1830 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। प्राकृतिक क्रम संख्याओं को कैसे जोड़ना है ये आपने सीख लिया है। अब आपको देखना है कि प्राकृतिक सम संख्याओं का यानी क्रमिक सम संख्याओं का और क्रमिक विषम संख्याओं का योग, जो क्रमिक सम संख्याएं होती हैं उनका योग क्या होगा, क्रमिक विषम संख्याएं हैं इनका योग क्या होगा। और जब इस तरह से प्रश्न आ जाएं कि प्राकृतिक संख्याएं तो हैं और क्रम से हैं, लेकिन 21 से शुरू हो रही है, 21 से शुरू होकर 75 तक, इनका योग क्या होगा। यहाँ पर 28 से शुरू होकर 80 तक है, सम संख्याओं का योग क्या होगा, इनका विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न भी आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इनमें आपको बहुत ही कम समय लगने वाला है। देखिए कैसे, मैंने आपको क्या बताया, ऐसे आपको अगर किताब से पढ़ेंगे या आप कहीं और पढ़े होंगे तो अलग अलग मेथड देखने को मिलते हैं, अलग अलग फार्मूले देखने को मिलते हैं, लेकिन मैंने आपको एक फार्मूला बताया है और वो क्या है कि लास्ट वाला नंबर, जो लास्ट में नंबर लिखा हुआ है कितना है 60, प्लस शुरुआत वाला नंबर कितना है 2। अब यहां पर गुणा कराना है और गुणा कराना है उन नंबरों से जो यहां पर लिखे गए हैं कि कुल कितने नंबर यहां पर हैं, कुल कितने पद यहां पर हैं। तो इसके लिए आपको एक बेसिक सा छोटा सा फार्मूला आप कहें या एक ट्रिक कहें, आपको ध्यान रखना है कि जब सम संख्याएं हों, सम संख्याओं में पदों की संख्या कितने पद हैं ये कैसे निकलेगा, n बाई टू रख देंगे। ये 60 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है 60, और 60 का आधा कर देंगे यानी 60 बटे 2। यहाँ पर कितने पद हैं, कुल 30 हैं। तो यहाँ पर n आप रखिए या फिर ये रख लीजिए कि अंतिम पद, n का मतलब यहाँ पर होगा tn, टर्म ऑफ n, nth टर्म है ना। तो लास्ट वाला पद आपको रखना है, लास्ट वाला पद बटे 2 जब भी सम संख्या होंगी। तो यहाँ पर सम संख्या 60, इसका आधा कितना होगा 30, और यही कुल संख्याएं होंगी यहाँ पर बटे में 2, ये कितना हो जाएगा 15। यहाँ पर कितना आ जाएगा 62 गुणित 15, गुणा करा दिया जाएगा, 15 दूनी 30, 15 छक्का 90 और 90 3 93, यानी इसका योग कितना आ जाएगा 930। कैसे आया एक बार फिर से समझिए, अंतिम पद और पहला पद इन दोनों का योग गुणित पदों की संख्या, कितने टोटल पद हैं।
तो पदों की संख्या आप कैसे निकालेंगे प्यारे दोस्तों? यहां पर अगर सम संख्या लिखी है तो लास्ट वाले पद का जो लास्ट में संख्या लिखी गई है उसका आधा कर देंगे और वही आपकी संख्या हो जाएंगी। 30 यहां पर संख्याएं आ जाएंगी। अगर ये विषम संख्या होता तो तब क्या 69 का आधा किया जाता? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर विषम संख्या होगी बटे 2 आप करेंगे तो परफेक्ट नंबर नहीं आएगा। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो उसे परफेक्ट बनाना है। कैसे? 69 लिखा है, अगर आप इसमें एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 79। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, अगर विषम संख्या होंगी तो यहां पर पदों की संख्या क्या होगी? लास्ट वाला पद प्लस 1/2 यानी 69 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 70/2। यहां पर पदों की संख्या कितनी होगी? 35। तो इसका योग क्या होगा बताइए? अंतिम पद 69 प्लस प्रथम पद 1 गुणित पदों की संख्या 35/2। यहां पर कितना हो जाएगा? 69 70। 70 गुणित 35/2, ये कट के कितना आएगा? 35। और 35 गुणे 35 कितना हो जाएगा? 1225। इसका योग कितना आ जाएगा? 1225। बताइए, इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है ना? बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझते हुए चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, बड़े ही इत्मीनान के साथ आराम से पढ़ाई करेंगे और एक एक चीज पर फोकस करेंगे। यहां पर एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं। अंतिम पद प्रथम पद दोनों का योग गुणित पदों की संख्या, और पदों की संख्या जब विषम होगी, यहां पर अगर विषम संख्याएं होंगी, क्रमवार पदों की संख्या निकालनी होगी, तो अंतिम पद में क्या करना है? एक जोड़ करके बटे 2 कर देना है, पदों की संख्या आ जाएगी। अगर सम संख्याएं होंगी क्रमवार तो लास्ट वाला अंतिम पद का बटे 2 कर देना है, बस संख्या निकल आएगी। इतना सा आसान सा प्रश्न होंगे ये सारे, आसान से। आगे बात करते हैं इस प्रश्न की। इस प्रश्न में देखेंगे क्या लिखा हुआ है? 21, 22, 23, 24, 75, इसका योग क्या होगा? तो यहां पर देखिए प्यारे दोस्तों, 21 से शुरू हो रहा है, 22, 23, 24 आगे क्रम से संख्याएं लिखी हुई हैं। अगर आप देखेंगे कि 1 से आप मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4 से लेकर 75 तक संख्याएं लिखी होती तो कितनी संख्याएं लिखी होती? 75। लेकिन यहां पर कितनी संख्याएं नहीं लिखी हुई हैं? 1 से लेकर 20 तक, यानी कि 20 संख्याएं नहीं लिखी गई हैं, तो 20 इसमें से घटा देंगे। कितनी संख्याएं यहां पर लिखी हुई हैं? 55 संख्याएं कुल मिलाकर यहां पर इन पदों की संख्या कितनी है? 55 है। तो कैसे अब निकालेंगे? वही यूज करेंगे, अंतिम पद प्लस प्रथम पद, यानी 75 प्लस 21/2 यहां पर हो जाएगा गुणित 55 हो जाएगा पदों की संख्या। ये इसका योग करेंगे कितना आ जाएगा? 96 इंटू 5/2। 2 से काटेंगे, यहां पर कितना आ जाएगा? 48। और 48 का गुणा करेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 चौको 20, 4 24, 224, 240 और 240 कितना हो जाएगा? 2 4 2 6 4 0, 2640 आपका योग हो जाएगा। 2640 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान था। क्या किया? कुछ भी नहीं, जैसे इसमें किया, जैसे इसमें किया, वैसे ही इसमें भी किया। केवल आपको क्या निकालना था? पदों की संख्या निकालना था। पदों की संख्या यहाँ पर 75 तक संख्याएं लिखी गई हैं, 20 तक नहीं लिखी गई हैं, तो 20 उसमें से घटा देंगे और 55 यहाँ पर पदों की संख्या निकल आएगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं ये वाला प्रश्न। 28, 30, 32 और 80 तक यहाँ पर क्या लिखी हुई हैं? सम संख्याएं लिखी गई हैं, लेकिन सम संख्याओं में कहां से लिखी गई हैं? 28 से। अब देखिए, अगर यहां पर भी उसी तरीके से लगाएं तो आप ऐसा मान लें कि अगर 2 से लिखी गई होती, 2, 4, 6, 8 सम संख्याएं 80 तक, तो कुल कितने पद होते? 40 होते, क्योंकि उसका आधा करना है, जितना अंतिम पद होगा उसका आधा। अगर 2 से लेकर 2, 4, 6 ऐसे करके 80 तक लिखे होते तो कितनी संख्या होती? यहाँ पर 40 होती, क्योंकि 80 का आधा कर दिया जाता, 40 हो जाती। लेकिन यहाँ पर कितनी नहीं लिखी गई हैं? 2 से लेकर 26 तक की संख्या यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी, उससे आगे 28 वाली मिल जाएंगी। तो जब 26 तक की संख्याएं यहाँ पर नहीं मिल रही हैं
तो 26 का मतलब क्या होगा, 2 4 6 से लेकर के 26 तक, यानी कितनी संख्याएं, 13 संख्याएं यहाँ पर नहीं लिखी गई हैं। तो 40 में से 13 को घटा दिया जाएगा, कितना आएगा 7, 3 में 1 जाएगा 2। यहाँ पर कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं, 27 संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। 27 संख्याएं हो गई, 27 पद हो गए। और क्या करना है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, 28 प्लस 80 गुणित 27 बटे 2। यहाँ पर कितना आएगा, 8 2 10, यानी 108 गुणित 27 बटे 2। इसको काट लिया जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 54 गुणित 27। इसको आप क्या कराएंगे, गुणा करा लेंगे। तो 9 त्रिका 27, 3 गुना इसका करके 9 से गुणा आप इसे कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका 3 गुना किया जाएगा, 4 तियां 12, 5 तियां 15, यानी कितना हो जाएगा 162 गुणित 9, 9 दूनी 18, 9 छके 54, 1 55, 9 कम 9 5 13, 1358 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1358। कुछ गलत हो गया है यहाँ पर। ये 9 दूनी 18, 9 छके 54, 1 55, हासिल लगा 5, 9 कम 9, 9 5 14 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1458। जो यहाँ पर आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1458। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ है, इसे सुधार कर लीजिए। और तरीका सेम रहेगा, वही मेथड रहेगा, उसी मेथड से आपको ये सारे के सारे प्रश्न करने हैं। अब बचा है ये लास्ट प्रश्न। इसमें देखिए क्या है, विषम संख्याएं लिखी हुई हैं और 71 तक लिखी हुई हैं। इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। आपने अभी तक पढ़ा है जितना, इतने में आपको क्या समझ में आया है, ये अपना आप चेक करिए और मुझे इसका उत्तर कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये मेथड समझ में आया है, अगर आपको ये तरीका समझ में आया है, अगर आपको ये प्रश्न समझ में आए हैं, तो आप इस प्रश्न को कर पाएंगे आसानी के साथ। जैसे मैंने आपको ये वाला प्रश्न बताया है, सेम टू सेम कुछ वैसा ही ये वाला प्रश्न है, केवल इसमें सम संख्याएं थी, इसमें विषम संख्याएं हैं। इसमें सम संख्या वाला चीज यूज हुआ था, इसमें विषम संख्या वाला तरीका यूज होगा। बस पूरा का पूरा वही मेथड रहेगा। तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। कल जब मैं क्लास में आऊंगा तो इसका सलूशन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको जो भी समस्याएं होंगी उन पर डिस्कस करेंगे, फिर आगे की क्लास को शुरू करेंगे। और कल 7 बजे आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 7 बजे आपकी अगली क्लास होगी और अगली क्लास इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की क्लास तो थोड़ी सी बोरिंग आपको शुरुआत में लगी होगी, क्योंकि शुरुआत में इसमें क्या था, परिचय था। और जिसको परिचय पहले से पता रहा होगा नंबर्स का, उनके लिए क्लास थोड़ी सी बोरिंग रही होगी। लेकिन उसके लिए कोई भी टेंशन आप नहीं लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें भी समस्या आती है। उनके लिए मैंने ये क्लास बनाई है और ये क्लास इंट्रो क्लास है। इसके बाद आपको बेहद इंटरेस्ट आने वाला है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि मैं 7 बजे तो डेली ये क्लास लाता ही हूँ। लेकिन अगर कुछ अपडेट आता है तो बीच में भी कुछ वीडियोस आपके लिए ले आता हूँ, तो वो वीडियो भी आप देख पाएं और उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए, इसके लिए आप बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और मैं आपको अगली क्लास में मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।